चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज साहब मौजूद हैं। मैं चाहता हूं ज़रा एनडीएमए का इस सारे जो फ्लड रिस्पांस और रिलीफ के लिए इस वक्त कोशिशें हो रही हैं उसके अंदर क्या किरदार है, उस हवाले से बात हो जाए। जल साहब, थैंक यू सो मच जी। अब मुझे एक तो ये बताइए कि कितनी बड़ी आफत अब बन गई है पाकिस्तान के लिए, कितना जो है वो कितना बड़ा चैलेंज है इस वक्त जो है, और ख़ास तौर पर जो एनडीएमए का जो काम है, जो कोऑर्डिनेशन का कि पीडीएमएस के साथ और फिर जो है वो यहाँ पर वफाकी सतह पर भी रखना है, तो वो किस तरह से जो है वो किया जा रहा है? देखिए, इसका अगर आप स्केल देखें तो 33 मिलियन पॉपुलेशन जो है ना वो अफेक्टेड है। 81 डिस्ट्रिक्ट्स अभी तक जो हैं वो क्लैमिटी हिट डिक्लेयर हो चुके हुए हैं। अच्छा, ये ना सिर्फ बारिश से हुआ है बल्कि इसमें ग्लॉव्स भी साइमल्टेनियसली जीबी में, केपी में हुए हैं। इसमें आपको पता है कि हिल टॉरेंट्स, बहुत हैवी हिल टॉरेंट्स हुए हैं, और ये जो बारिशें थी ये इतनी शदीद बारिशें थी कि विद इन आवर्स आपको मिलियंस ऑफ क्यूसिक वाटर जो है ना वो मिलेगा ड्रेनिंग डाउन। इसमें ख़ास तौर पे आपने देखा कि जो हमारे कोह सलेमान की रेंज है उसके ऊपर इतनी अनप्रेसिडेंटेड, और ये बारिशें ना सिर्फ बहुत ज़्यादा शदीद थी बल्कि इनकी कंटिन्यूटी बहुत रही। ये आप देखिए ना, तकरीबन 6 हफ्ते के लिए विद हार्डली एनी लेट अप ये बारिशें होती रही, और जिसकी वजह से वो हमारा जो इनिशियल रेस्क्यू था उसको भी इसने इम्पीड किया। मिसाल के तौर के ऊपर हमारे पास हेलीज अवेलेबल थे, लेकिन वेदर डाउन होने की वजह से हम हेलीज को उस तरह से ऑप्टिमम जो है ना एम्प्लॉय नहीं कर सके। आप पूछते हैं कितना मैसिव स्केल है। 2010 का जो फ्लड था वो तो एक रेवराइन फ्लड था, और उसके जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स थे वो फार लेसर थे, उसका जो इम्पैक्ट था ओवरऑल वो फार लेसर था। हम ये समझते हैं कि ये 2010 के मुकाबले में कई गुना ये ज्यादा बड़ा जो है ना चैलेंज है, ज्यादा बड़ा जो है ना वो फ्लड है। तो आप ये कह रहे हैं 2010 वाला दरियाई सैलाब था, लेकिन जहाँ पर जो है वो बारिशें, ग्लेशियर्स का पिघलना, ये सारी की सारी चीजें जो है वो ग्लेशियर का पिघलना है, और दूसरा खास तौर के ऊपर जो इस दफा हिल टॉरेंट्स आए हैं वो बड़ा एक नया जो है ना बहुत हैवी किस्म के वो जो है हिल टॉरेंट्स फेस करने पड़े, उसकी वजह से भी है। फिर आपने देखा उसकी साथ अर्बन फ्लडिंग हुई, और अल्टीमेटली ये एक ऐसा, इस वक्त अगर आप देखें तो एक सिंध जो है, दरियाए सिंध, वो सिंध में जहाँ गुजरता है सक्खर कोटरी तक, वो फुल इस वक्त जो है ना अपनी फुल कैपेसिटी पे है, लेकिन उसके साथ साथ जो अंदरून का इलाका है उसमें भी पानी इतना ज़्यादा मौजूद है कि वो ऐसे लगता है कि ये शायद एक हो गया हुआ है। जी ठीक है। अच्छा भाई, अब ये क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत सारे जो है वो इस पर जो बात हो रही है फ्लड के ऊपर, उसमें इसको क्लाइमेट चेंज के साथ जो है वो जोड़ा जाए, कितना बड़ा फैक्टर है क्लाइमेट चेंज इस सारे मामले के अंदर इस वक्त जो पाकिस्तान में सूरत हाल हम देख रहे हैं? मैं तो समझता हूँ कि जी हमारे पाकिस्तान में इतने इस साल क्लियर इंडिकेटर्स आए हैं क्लाइमेट चेंज के। मिसाल के तौर के ऊपर हम इंजॉय करते थे जी जो बाहर का मौसम हुआ करता था मार्च अप्रैल में। आपको याद होगा कि मार्च तक तो इस दफ़ा पहले सर्दी थी, और ऑल ऑफ अ सडन फिर जो है ना वो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई, गर्मियाँ शुरू हो गई, तो वी लॉस्ट एक्चुअली द स्प्रिंग सीजन। नंबर 2, हीट वेव्स स्टार्टिंग फ्रॉम April to May and June, we started facing the heat waves. 4 बड़ी prominent heat waves आई, जिसमें हमारे टेम्परेचर्स ख़ास तौर पे सिंध के 2-3 शहरों के, जिसमें बलूचिस्तान के शहरों के, दे शॉट अप टू नियर 50 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आपने देखा कि उन्हीं हीट वेव्स की वजह से हमारे जो जंगलात हैं उनके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पे जो है ना वो फायर हुआ। अच्छा, 13 जून को बारिशें स्टार्ट हुई हैं, और 13 जून की बारिशों से पहले हमें ड्राउट की वार्निंग्स थी कि जी हमारे मुल्क में जो है ना वो खुश्क साली होने वाली है। और फिर आपने देखा कि ये जो अनप्रेसिडेंटेड रेन्स हैं, ना सिर्फ पैटर्न में अनप्रेसिडेंटेड है, ना सिर्फ अपने जो है ना वो हुजम में अनप्रेसिडेंटेड है कि जितनी ज़्यादा रेन्स हुई हैं, बल्कि 4-5 डिफरेंट जो रेन्स के मॉडल्स होते हैं ये वो रन हुए हैं। इस पर जनरल साहब बताइएगा, क्या करने की क्या ज़रूरत है कि ये हंगामी बुनियादों पर ऐसा काम हो कि ये जो क्लाइमेट चेंज है कम से कम इसका रास्ता अगर रोका नहीं जा सकता तो कम से कम इस प्रोसेस को, इस सारे अमल को थोड़ा जो है वो स्लो किया जा सके, ताकि नुकसान जो है वो हमारा उतना ना हो जिस तरह से एकदम से आफत आई, ये सैलाब आ गया और इस कदर जो है वो नुकसान हो गया। जी, इसमें 3 बड़ी चीज़ें जी, और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो तमाम इदारे जो इससे डील करते हैं वो कहते हैं कि जी सबसे पहले आप जो ये तब्दीली है, मौसमियाती तब्दीली, इसको समझें कि ये है क्या है। इसकी अंडरस्टैंडिंग एट द डिसीजन मेकिंग लेवल, उन तमाम लोगों की जो डिसीजन मेकिंग करते हैं वो बहुत अच्छी हो। पब्लिक लेवल पे इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें सो एज टू अंडरस्टैंड कि जो मौसमियाती तब्दीली है वो है क्या है और उसके असरात क्या हैं। अच्छा, दूसरा, रिस्क सेंसिटिव गवर्नेंस। आप जितनी गवर्नेंस करते हैं उसमें आपका जो रिस्क है
वो ज़रूर फैक्टर इन होना चाहिए। तीसरा, आप इन्वेस्ट करें हैवीली और इन्वेस्टमेंट के साथ आप अडेप्टेशन पे जाएं। द बेस्ट स्ट्रेटजी एंड द बेस्ट पॉलिसीज टू अडेप्ट। जैसे आपने खुद ही कहा कि आप इसको बहुत बड़े पैमाने पे कोई तब्दील तो नहीं कर सकते हैं, रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन आप अडेप्ट करके अपने नुकसानात को कम से कम कर सकते हैं। हमारे रिस्पांस की बहुत ज़्यादा बात होती है, और क्योंकि सैलाब ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ पाकिस्तान में आते हैं, दुनिया के हर मुल्क में जो है वो चाइना है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, ये भी ममालिक वो हैं जिनको सैलाब का सामना रहता है। लेकिन ख्याल ये किया जाता है कि शायद पाकिस्तान में जो है वो उससे तबाही बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? पाकिस्तान में तबाही क्यों ही, एक तो जी बड़ी वजह यह है कि हम एक हाईली पॉपुलेटेड 22 करोड़ की अवाम है, और जिन इलाकों में ये सैलाब जाता है वहाँ आप देखें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है। एक तो वजह उसकी वो है बेसिकली। दूसरी वजह जो है ना, डेफिनेटली प्रिपेयर्डनेस होता है कि लोग कितने जो है ना वो प्रिपेयर्ड हैं, उनके अंदर कितना एक ज़्यादा जो है ना वो इसके बारे में आगाही है। तो वो आगाही कम होने की वजह से डेफिनेटली एट टाइम्स आपके जो चैलेंजेस होते हैं वो मज़ीद बढ़ते हैं। उसकी एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं जी, अभी हमने नोट भी किया, कहा भी, अगर किसी जगह पे एक एक्टिव लैंडस्लाइड है और वो लैंडस्लाइड आ रही है और वहाँ पे जितने स्ट्रैंडेड लोग हैं, बजाय इसके कि वो लैंडस्लाइड से दूर हटें, वो लैंडस्लाइड के बिल्कुल करीब आते हैं, जिसकी वजह से वल्नरेबिलिटी बढ़ती है। फिर वो इंतजामिया को बड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं उन लोगों को लैंडस्लाइड, एक्टिव लैंडस्लाइड से दूर रखने के लिए। बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है इस वक्त सैलाब ज़दा इलाकों के अंदर। उनमें टेंटों की ज़रूरत है, खुराक की जो है वो ज़रूरत है। तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन है उसको किस तरह से जो है वो आप देख रहे हैं? अच्छा, एक तो ये जी कि जो एग्जिस्टिंग हमारा पूरा जो सिस्टम ऑफ डिसास्टर मैनेजमेंट में, उसमें फेडरल लेवल के ऊपर नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर प्रोविंशियल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, एंड इट गोज़ डाउन टू डिस्ट्रिक्ट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़। तो ये एक निज़ाम मौजूद है जिसके ज़रिए से आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो आपको अवेलेबल होती है। लेकिन आपको पता है कि इन्फॉर्मेशन वैसे लेना नॉर्मल हालात में, रूटीन में एक बड़ा चैलेंज होता है। तो जब हर चीज़ डिसरप्ट हुई हो, वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन देने वाले लोग हैं, मिसाल के तौर के ऊपर एक डीसी है, उसने आपको इन्फॉर्मेशन अपने जो है ना वो डाउन एसीज वगैरह से लेकर देनी है, वो खुद जब फील्ड में होता है, बिजी होता है, तो वो इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली स्लो भी होती है, आपको उस तरह से नहीं आती। सेकंड, जब बहुत ज़्यादा डिसरप्शंस हुई होती हैं पूरे सिस्टम्स के अंदर, तो उसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन आप तक आ रही होती है उसको क्लीन करने की ज़रूरत होती है, उसको मज़ीद रिफाइन करने की ज़रूरत होती है, और उसके लिए कॉन्टीन्यूस जो है ना वो एफर्ट्स हमारे रहते हैं कि जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आए वो किस हद तक रियलिस्टिक है, कितनी जो है ना वो अच्छी है, और अगर वो रियलिस्टिक और अच्छी नहीं होती तो हम उसको किस तरीके से वापस उनके साथ रेफरेंस करके दोबारा उनके पास जाकर तो उसको मज़ीद क्लीन इन्फॉर्मेशन, बेहतर इन्फॉर्मेशन जो रियलिस्टिक हो और जिसके ऊपर हम ज़्यादा रिलाई कर सकें, वो इन्फॉर्मेशन ले। सीसी है, इसका मैंडेट क्या है, और ये जो आप फ्लड रिहेबिलिटेशन या रिलीफ का जो है वो काम कर रहे हैं, तो वो किस तरह से यहाँ पर हो रहा है? असल में ये नेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर्स पे सेटअप हुई है, जिसमें हमारा असल में मैंडेट ये है कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स को एक वन विंडो ऑपरेशन के जरिए एक जगह इकट्ठा कर लें। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि तमाम स्टेक होल्डर्स आके अपने अपने मसाइल बयान करते हैं और उधर ही उनका हल निकाला जाता है। जिस तरह आज आपने देखा कि हमने NHA को, हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, रेलवेज़ को, ताकि जितना भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर आज बातचीत हो सके, तो वी ब्रॉट ऑल ऑफ देम टुगेदर। सेकेंडली, हम प्रोविंसेस के साथ भी कोऑर्डिनेशन रखते हैं। कल जिस तरह के हम सिंध गए हुए थे, वहाँ जाके हमने चीफ मिनिस्टर से और बाकी लोगों से मुलाकात की, उनके मसाइल देखे, फिर एरिया में गए, हम उसको देखा। तो इससे हमारे मुल्क के अंदर कोऑर्डिनेशन बेहतर होती है और स्प्रेड जो होता है रिलीफ का वो बेहतर हो जाता है। अभी आप देखेंगे कि हमारी कोऑर्डिनेशन से और प्रोविंस की कोऑर्डिनेशन से जो रिलीफ है वो हमने काफ़ी हद तक बेहतर कर लिया है। इससे पहले NGOs किसी एक इलाके में चीज़ें बांट रहे थे, आर्मी किसी एक इलाके में देख रही थी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन किसी इलाके में देख रही थी, तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं था।